हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लर्न विद अश्विनी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ की बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में। तो समय न व्यर्थ करते हुए आते हैं सबसे पहले मुद्दे की बात में। देखिए, आरओ की बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी में थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। सबसे पहली बात है कि हालिया में जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित कराया गया था 22 दिसंबर को, तो उसमें देखने को हमें मिला था कि लेटेस्ट ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है यूपीपीएससी का। और हमारे समक्ष उस पेपर को देखने के बाद कुछ चुनौतियां सामने आई। तो सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किन चीजों पे हमें अपना ध्यान देना है, उसके बाद हम बुक लिस्ट पे बात करें। सबसे पहली बात है कि कथन, कारण, क्रोनोलॉजी और मिलान वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले होंगे। 68 से 70 क्वेश्चन रहे थे, जो कि यूपीपीसीएस का पेपर था। तो यूपीपीएससी कराता है, आरओ का पेपर भी यूपीपीएससी ही कराएगा। तो उसको देखते हुए हम लेटेस्ट ट्रेंड पे के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सबसे पहली जो दिक्कत आई है कि टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कहाँ से जाता है? कथन कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादा है, मिलान करने वाले क्वेश्चन ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है कि ये जो ट्रेंड था दिमाग में आरओ को लेकर कि आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद करने, इन चीजों से आपको हटना है। आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों पे क्लियरिटी लाना बेहद आवश्यक है। यू हैव टू रीड कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है, आपको फैक्ट्स भी याद करने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में पेपर लेंदी हो जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो ना चाहते हुए भी आप इस परीक्षा में, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी रहे, आप पेपर लेंदी होगा तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो पेपर से बाहर कर दी जाएंगे, या बाहर नहीं कर दी जाएंगे, मतलब आप एग्जाम से दूर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने है टाइम मैनेजमेंट की। दूसरी चुनौती क्या है सफलता के लिए? कि अब टाइम मैनेजमेट हो गया, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैसे लानी है, तीसरी चीज है हमको प्रैक्टिस कैसे करना है और किस बुक को फॉलो करना है। ये तीन जो प्रॉब्लम्स है हमारे समक्ष आ रही है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कथन और कारण के क्वेश्चन जो हमने देखे थे यूपीपीएससी में। उसमें हमने देखा था 68 से 70 क्वेश्चन जो थे वो आपके कथन और कारण वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। ठीक, और 15 से 20, मुश्किल से 15 से 20 जो क्वेश्चन थे वो थे आपके वन लाइनर फैक्ट वाले। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है कि हमको कथन कारण के लिए अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है और उसके बाद फैक्ट भी याद करना है। दूसरा आपका आता है जो प्रॉब्लम आ रही है कथन कारण के बाद, टाइम मैनेजमेंट के बाद, दूसरी प्रॉब्लम आपकी आ रही है मिलान वाले। एक हवा से बना दिया गया, अरे क्वेश्चन देखिए वही आ रहे हैं जो बुक में होते हैं, लेकिन हमारे उनको पूछने का तरीका, हम जिस हिसाब से तैयारी करते थे वो अलग था। तो मिलान वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको ल्यूसेंट पढ़ना है। ठीक है, सारी बुक लिस्ट में अभी आपको बताती हूँ। तीसरी आपका हमारी जो क्वेश्चन, तीसरा जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लानी है, तो लाए कहाँ से। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हम बात करते हैं आरओ की बुक लिस्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात कि एग्जाम आपका होगा कब। ठीक, अभी तक की जो न्यूज चल रही है, हालांकि कैलेंडर तो आ ही जाएगा 1 से 2 दिन में, तो होप से सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर आपका एग्जाम जून तक जाता है तो हमको पढ़ाई कैसे करनी है, हमको जून तक अगर एग्जाम जाता है तो हमको प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना है। अब इसके लिए बुक लिस्ट क्या होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास के बारे में हमें क्या पढ़ना है। इतिहास में देखिए 3 सेक्शन होते हैं आपके। एक होता है आपका एंशिएंट यानी प्राचीन, दूसरा होता है आपका मेडवल हिस्ट्री, तीसरा होता है मॉडर्न। अब सबसे ज्यादा काम आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे ज्यादा काम हमको करना है मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा काम कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशिएंट और मेडाइवल से उतने क्वेश्चन तो नहीं आते, फिर भी आते, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब रिसोर्सेज की बात कर ले, रिसोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के बारे में बात करूं, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम। नो डाउट आप सभी ने पढ़ी होगी, सभी पढ़ते होंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ साथ आपको इसमें ऐड करना चाहिए परीक्षा वाणी की बुक। ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक, उसमें जो आप देखते होंगे ना ऐसे बॉक्स में जो बना रहता है, छोटे छोटे बॉक्स में ऐसे कॉर्नर में दिए रहते हैं क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके फैक्ट्स वहां से ज्यादा कवर होंगे। तो आपको अगर पढ़ना है, आपने जो भी रिसोर्स फॉलो अप कर रहे हो, लेकिन इन 2 रिसोर्सेज पे जरूर काम करिएगा। स्पेक्ट्रम के साथ साथ आप परीक्षा वाणी को भी ऐड करिए, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसका जो दायरा है वो काफी विस्तृत है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं आपकी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए आप सभी ने सतीश चंद्रा को आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके लिए भी जो मेरा मानना है, आपको परीक्षा वाणी
या फिर एस के पांडे की बुक को आप प्रीफर किए। देखिए हालिया ट्रेंड में होता क्या था ना कि हम सतीश चंद्रा की बुक पढ़ लेते थे, ठीक है, अकबर कौन था, अकबर की माता कौन थी, अकबर के पिता कौन थे, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे। लेकिन अब जो यूपीपीएससी जान रहा है कि स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के आता है, उसको यहीं से तैयारी करके आनी है, यहीं से अपने, तो उनको आपको किसी न किसी पेपर को टफ बनाना है, तो आपको फंसाना तो है ही, ठीक है, उनको पेपर टफ बनाना। उनको भी पता है कि स्टूडेंट किस बुक पर डिपेंडेंसी कर रहे हैं, किन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अकबर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो नवरत्न है उनके बारे में भी जानकारी आपको रखना बेहद आवश्यक है। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इसके लिए मेडवल के लिए क्या करना है, आप सतीश चंद्रा के साथ साथ आप इनको भी पढ़िए, परीक्षा वाणी को या फिर एस के पांडे को, ठीक है। अब मैं आती हूँ प्राचीन भारत पे। प्राचीन भारत की हम बात कर ले तो क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो तो है, वो सभी को पढ़नी है, उसको तो पढ़िए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको दोनों को लेकर चलना है। पहले क्या होता था कि फैक्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप कथन एंड कारण वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों को लेके चलिए। तो आपको क्या करना है, उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप सौरभ चौबे, ठीक है, आप सौरभ चौबे या एस के पांडे इन दोनों में से एक की बुक प्रीफर कर सकते हैं आपको। और साथ ही साथ घटना चक्र पीवाईक्यू आपको लेकर चलना है। कुछ लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम घटना चक्र पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप किसी काम की नहीं रह गई, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो टोटल डिपेंडेंसी वाला ट्रेंड चल रहा था ना कि टोटल डिपेंडेंसी उस पर रखनी है घटना चक्र पे, वो नहीं। आपकी रिसोर्सेज में बात कर ली मैंने, हिस्ट्री की तीनों रिसोर्स बताया, साथ में आपको क्या लेके चलना है, घटना चक्र का पीवाईक्यू, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं, आपने जो टॉपिक उठाया उसके फैक्ट्स तैयार किए, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, और घटना चक्र का जो क्वेश्चन सॉल्व तो करते ही चलिए, उसमें जो उसका दिया होता है एनालिसिस क्वेश्चन का, वो आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोग्राफी, ठीक है। क्या है, जियोग्राफी, ठीक। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना, आपका रिसोर्स क्या होगा, ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक, ठीक, बुक की बात करें महेश बर्णवाल की बुक, और क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी प्लीज जरूर पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक। और उसके साथ साथ आपके साथ होना चाहिए एटलस। एटलस क्यों इंपॉर्टेंट है, एटलस आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एटलस देख के नहीं चला है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, लोकेलिटी पूछ देगी, ठीक है, लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है, हाँ, ये कॉन्टिनेंट कहाँ सा है, कौन सी है जो किस देश की कौन सी सीमा किससे जुड़ती है, कैसे क्या होता है, ठीक है, कौन सा जो मिनरल कहाँ से मिलता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना छोटी, ये आपको एटलस से आपको कवर होना बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछ ले, कहाँ से मिलता है, किस देश की सीमा किससे लगती है, ठीक है, ये पर्वत कहाँ से है, ये मिनरल कहाँ से है, ये पहाड़ कहाँ से है। तो इसके लिए आपको एटलस आपके पास होना आवश्यक है। उस पर काम अगर आपने नहीं किया है तो अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जीएस का सेक्शन जो आप तैयार कर रहे हैं आपका प्री और मेंस दोनों में आएगा, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ प्री की बात हम नहीं करेंगे, हम पूरी बात करेंगे आपके प्री प्लस मेंस, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य अंतिम चयन लेना है। आपको प्री क्लियर करना आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य चयन लेना। तो आपका प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना है। मैंने हिस्ट्री की बात कर ली, ज्योग्राफी में बात करना महेश बर्णवाल, ओल्ड एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ठीक है, 11th एंड 12th प्लस एटलस, इतना आपको लेके चलना है। और एक चीज इसमें और एक और एड ऑन कर लीजिए, वो है परीक्षा वाणी, ठीक है। मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो परीक्षा वाणी में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उनको देखते हुए जरूर चलिएगा। और पीवाईक्यू उठा के देखिए कि कहाँ से आयोग आरओ का दोनों जो पेपर आप देख रहे हैं, आरओ का पेपर देख लीजिए, यूपीपीएससी का कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उन क्वेश्चन को ध्यान देते हुए। और परीक्षा वाणी जो इंडेक्स दिया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप पिक करके हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या फोटो कॉपी करके, थोड़ा बुक लेंदी होती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके जो पेजेस होते हैं उसकी फोटो कॉपी करा के आपके पास नोट्स है तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि देखिए पूरी बुक में हर चीज तो पढ़नी नहीं होती है, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो शॉर्ट नोट्स इट विल हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, यह हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, और घटना चक्र तो लेके ही चलना है आपको। कोई भी देखिए घटना चक्र को स्किप मत करिएगा। लोग कहेंगे कि घटना चक्र अब किसी काम की नहीं रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ठीक। लेकिन यह है कि डिपेंडेंसी आपको उस पर खत्म करनी है, कॉन्सेप्ट, और इसीलिए मैं दो बुक बता रही हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों तैयार होना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए क्वेश्चन आ रहे थे, मैम परीक्षा वाणी पढ़े लक्ष्मीकांत पढ़े, ठीक है, परीक्षा वाणी पढ़े लक्ष्मीकांत पढ़े, दोनों ही अच्छी बुक है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ लेंगे तो और भी बढ़िया है,
पहले होता था कि रट्टा मार वाली जो पद्धति चलती थी, हाँ, राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में दिया हुआ, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, कितने वर्ष तक इनका रिटायरमेंट होता है, ये वो, बस इतना। लेकिन अब नहीं, इन डेप्थ होकर थोड़ा पढ़िए, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए कि हाई कोर्ट कैसे वर्क करती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करती है, सीएम की पावर्स क्या है, ठीक है, कैग की क्या पावर्स है, कैसे है, क्या आपको हर चीज आनी चाहिए। क्योंकि आपने इसमें देखा था यूपी पीसीएस में 20 से 22 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के 22 क्वेश्चन आए हुए थे। तो किसी भी सेगमेंट को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कम, नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो चारों पहियों को मजबूत रखना आवश्यक। एक पहिए में भी अगर हवा कम हुई तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। जस्ट लाइक ऐसे भी आपको आरो में भी यही करना है आपको, ठीक है। हमने बात कर ली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए परीक्षा वार्ड लक्ष्मीकांत, दोनों में से जो इसकी भाषा आपको समझ में आए आप दोनों को प्रीफर कर सकते हैं। साथ साथ आप घटना चक्र को लेके चलते रहिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। ये तो बुक्स हो गई। चौथे टॉपिक पे हम बात करते हैं। चौथा हमारा क्या है, देखिए चौथा एक टॉपिक और है, रीजनिंग की मैं बात कर लूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग बड़े हल्के में ले लेते थे, यार जाने दो, 10 से 12 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आ जाएगा, पीवाईक्यू से सॉल्व कर लें, इसको ज़्यादा पढ़ने की इंपॉर्टेंस देना, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। जो मेरा मानना है कि इसको इंपॉर्टेंस देना बेहद आवश्यक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले लोग 10 से 12 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते थे, उससे हो जाता था, नहीं, अब आपको क्या करना है, ये रीजनिंग देखिए एक ऐसा सेक्शन है, इतना जान लीजिए, 12 से 15 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके आने ही आने हैं। 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने ही आने हैं। और ये एक ऐसा सेक्शन है, अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपका एक भी नंबर कहीं से कट नहीं होने वाला है। और 15 के 15 क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 2 से 4 जो होते हैं, 2 से 4 का 5 से 6 कह ले, बहुत ईजी होते हैं। 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो आपको उलझाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा, और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस पे जरूर वर्क करिए। रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, उस पर काम आप करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, यूपीपीएससी का लास्ट 10 ईयर का सीसेट का क्वेश्चन उठाइए, रीजनिंग देख लीजिए वहां से कहाँ से पूछा जा रहा है, जिस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है वाईटी की हेल्प ले लीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा। रीजनिंग को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा क्योंकि ये आपका मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप रीजनिंग के लिए यहाँ से प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन घटा चक्र पीवाईक्यू पर डिपेंडेंसी मत रखिएगा। रीजनिंग के लिए आप यूपीपी से सीसैट के क्वेश्चन को देखिएगा, और जो और आरओ में जहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनको देखिएगा। जहां दिक्कत आ रही है आप वाईटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब चौथे सेक्शन पे हम बात करेंगे इकोनॉमी की, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हमने पढ़ना था। इंडियन इकोनॉमी का भी देखिए क्या ट्रेंड चल जाता था कि लोग कहते थे कि अरे 70% तो इसमें जो करंट अफेयर ही आता, 30% जो है वो आपका वो आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको जो करंट अफेयर, तो देखिए मान लीजिए इस बार, ये मेरा मानना है, मान लीजिए इस बार कॉन्सेप्ट ही ज्यादा आपसे पूछ लिया इकोनॉमी के, 12 से 13 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगर इतना ही आ गए ना तो एक क्वेश्चन भी आपकी है जो नैया डुबो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे इजी तरीका है, यहाँ पीसीएस की बात नहीं हो रही, आरओ की बात कर रहे हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कुछ मत करिए, आप सीधे दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिए इंडियन इकोनॉमी की। वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। और करंट तो आप पढ़ते ही रहते हैं, करंट आपका अपडेट होता ही रहता है, उसको ऐड ऑन कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो आता है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, वो है आपका साइंस, ठीक है। साइंस की बात कर ले, इसमें 3 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमको इसमें पढ़ना क्या है, हाँ, हमको इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ एक बुक जो है काफी है, वो है आपकी ल्यूसेंट। ग्रीन कलर का पेज इसका पहले आता था, अभी लेटेस्ट वाला क्या मैंने देखा नहीं है, आप देख लीजिएगा मार्केट में। ल्यूसेंट का जो नया वाला आया हुआ है साइंस का, आप उसको देख लीजिए और पीवाईक्यू उठा लीजिए, और इनफ है इतना। और ल्यूसेंट में जो इंडेक्स दिए होते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के बाद 500 से 600 क्वेश्चन लिखे रहते हैं, आप उनको तैयार करने के बाद वो जो इंडेक्स बना रहता है, तो वहां से आपके जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रिसोर्स आपको रखना है, या तो परीक्षावाणी या तो दृष्टि, ठीक है। परीक्षावाणी से मेरा क्या होगा कि नहीं, परीक्षावाणी में आपको फैक्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मोटी बुक है, थोड़ी बल्कि पड़ जाती है, लेकिन पहले के स्टूडेंट क्या करते थे, पढ़ के जाते थे। आयोग को भी पता है स्टूडेंट कहाँ से पढ़ के आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है, उसको पेपर टफ बनाना है, आपको फंसाना है। तो अब आयोग क्या हो गया, कितने नेशनल पार्क थे, कितने टाइगर रिजर्व थे, कितने बायोस्फीयर थे, ये स्टूडेंट पढ़ के जाते थे। अब वो क्या कर रहा है, सीधे उसमें भी कॉन्सेप्ट पूछने लग रहा है कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, ठीक है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, और पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, हाँ,
भू रासायनिक प्रक्रिया जो भी चीज है उसमें कॉन्सेप्ट है, आप उसको तैयार कर ली। तो उसके लिए आप क्या करना है, आप दृष्टि की बुक की हेल्प ले सकते हैं या परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट लीजिएगा, ठीक है। पुरानी परीक्षा वाणी से मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इसमें डेटा चेंज होता रहता है। तो आपके पास अगर पुरानी वाली भी है तो आप अगर करंट से अपडेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करंट से अपडेट नहीं है तो प्लीज आप नई बुक ले लीजिए, परीक्षा वाणी की या दृष्टि की। बाकी आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, उसमें आपको हर चीज अपडेट मिलती रहती है कि कौन से नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, कौन सा नया नेशनल पार्क बना है, वो पूरा एड ऑन होता रहता है। नहीं कुछ समझ में आता है, जो चीज में दिक्कत हो रही है, वाईटी की हेल्प लीजिए, गूगल कर लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल की बात हम कर ले। यूपी स्पेशल के लिए हमको क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल के लिए बहुत लोगों ने देखा होगा कि अरे यूपी में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें क्वेश्चन नहीं आए थे, बट ये गारंटी नहीं कि यूपी पीसीएस में नहीं आया तो आपका परीक्षा वाणी कह रहे आरओ में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मुझे लगता है बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अब तक हमेशा आते रहे हैं। तो आपको इसके क्या करना है, 2 रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, एक है परीक्षा वाणी और एक है आपका घटना चक्र का तथ्य सार। घटना चक्र तथ्य सार की मैं बात करूं, ये बेस्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया रहता है। तो आप दोनों में से जो इसकी भाषा आपको समझ में आती है, जो आपको सही लगता है, आप दोनों में से एक बुक फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको घटना चक्र तथ्य सार को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये 2 बुक सफिशियंट है, उसके बाद तो करंट रहता है, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका यूपी स्पेशल की बात हमने कर ली, ये हमारा जीएस का सेक्शन हो गया। एक बचता है आपका सेंसस, ठीक है। सेंसस की हम बात कर ले, जनगणना, उसका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में सिर्फ एक ही आया था। लोग कह रहे थे अरे यार यूपी की इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आता, आपके दिमाग में ये बैठ गया हो कि नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। आरओ में तो आपका क्वेश्चन आएगा ही, 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ सकते हैं, 8-10 नहीं 5-6 तो बन ही सकते हैं यार। तो उसके लिए क्या करना है कि आप लास्ट टाइम में मत जाइए कि लास्ट टाइम में हम पढ़ेंगे जनगणना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, उसको प्रीफर कर लीजिए, वहां से सेंसस। और मैं सेंसस के लिए आपको ये सलाह दूंगी कि अपनी जो आप शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं करंट वाली, उसी में अपडेट कर लीजिए सेंसस को, उसका छोटा सा अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं तो इतना रिमेंबर करना है, और उसको अभी से पढ़ते रहिए, लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए कि अरे तो उसको लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे हम याद रहेगा। अभी से पढ़ते रहेंगे तो हमेशा सेंसस हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, मैथ्स का सेक्शन हो गया, इन चीजों पर अगर आपकी पकड़ है तो यहाँ के क्वेश्चन आपके कभी बिगड़ेंगे नहीं, यहाँ के पूरे क्वेश्चन आपको मिलने, क्वेश्चन से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। डेटा तो चेंज नहीं होगा ना, तो अभी से पढ़ते हुए चलिए। और मैं सलाह दूंगी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए। और अगर आपको परीक्षा वाणी नहीं समझ में आ रही है तो वाईटी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन मैं कहूंगी परीक्षा वाणी की बुक जरूर अपने पास रखिएगा जनगणना की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाँ, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। हालांकि यूपी पीसीएस में आपने देखा था एग्रीकल्चर के सेक्शन अलग से प्रीलिम्स में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर के सेक्शन में एक भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में नहीं आए थे, लेकिन आरओ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं आते हैं, 5 से 6 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं। यहाँ से अलग से प्रीलिम्स में एक टॉपिक भी मेंशन भी किया हुआ है, आप सिलेबस में देख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप परीक्षा वाणी की बुक लीजिए, कृषि एवं प्रौद्योगिकी करके आती है, स्टॉल पे जाएंगे, बुक स्टॉल पे मांगेंगे कि परीक्षा वाणी की कृषि वाली बुक दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, आप घटना चक्र का पीवाईक्यू उठाइए, ठीक है। पीवाईक्यू में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं वो चीजें देख लीजिए, और उन चीजों को, ठीक है, याद कर लीजिए। क्या होता है इसमें, पौधों की प्रजाति पूछ लेते हैं, ये धान की किस प्रजाति का क्या नाम है, गेहूं की प्रजाति का क्या नाम है, आंवले की इस प्रजाति का क्या नाम है, या प्रजाति का ही नाम पूछ लेंगे कि किस फसल की प्रजाति है। तो जहां जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है थोड़ा थोड़ा उनको देख लीजिए। और मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा तो आपका आता ही रहता है, आपको उसको याद करना है, वहां से कवर हो जाएगा। ये हो गया हमारा जीएस का सेक्शन। बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मंथली मैगजीन आप जरूर फॉलो करें, ठीक है, कोई एक मंथली मैगजीन आप जरूर फॉलो करें, और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो एक बुक पर डिपेंडेंसी लास्ट में छोड़ना कि लास्ट में कोई ईयरली बुक आएगी हम उसको रिवाइज कर लेंगे, नहीं। करंट का आपको क्या करना है, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें जो आपने आई दृष्टि पढ़ी थी, याद है ना, उसमें जो आपने आई दृष्टि पढ़ी थी उसको अभी रिवाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद होगा, उसको फेंकिएगा नहीं उठा के, उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। डेली करंट अफेयर से अपडेट हो और एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए, आपका इससे काम बन जाएगा। अगर आप डेली से अपडेट है, अभी जो जून में न्यूज आ रही है कि जून में एग्जाम होने वाला है, अभी से आप अपडेट है तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बुक पर डिपेंडेंसी छोड़िए कि हम लास्ट में 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, वो चीज नहीं। आपको अगर मान लीजिए आपका एग्जाम जून में होता है तो आपको जुलाई से लेके हर मंथली सेक्शन का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, अगर जून में एग्जाम जाता है
तो मान लो 15 मई तक आपको तैयार करना है। और क्या करना है आपको, जो मंथली मैगजीन आप लेकर आते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। लिखने से ज्यादा याद होता है। पहले तो उसको समझिए, तुरंत लिखने मत बैठ जाइए, पहले उसको समझिए, पढ़िए, कीवर्ड्स को पकड़िए, हाईलाइट करिए, देन अपना एक करंट अफेयर का एक अलग से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए मंथली मैगजीन का। और उसी में आपका एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल डेटा हो गया, आपका सेंसस का डेटा हो गया, वो एक नोट्स अलग से बना लीजिए। सब आपका एक जगह, ये नहीं कि तीन जगह। लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। उसी में आप यूपी स्पेशल का भी ऐड कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर आता है वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल नेशनल का उसको भी ऐड कर लीजिएगा। मंथली मैगजीन का बना के चलिए, उसी में सेंसस का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एग्रीकल्चर का शॉर्ट नोट्स बना लिए, मिनरल डेटा का शॉर्ट नोट्स बना लिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज इस तरह से काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्री नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है, अंतिम चयन आपको लेना है। तो पूरी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देते हुए चलना। अब लास्ट का हमारा सेक्शन जो है, वो लास्ट का हमारा सेक्शन आता है, वो है हिंदी, ठीक है। हिंदी पर हमको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको लेनी है जो बुक है, सबसे पहले जो मैं आपको प्रेफर करूंगी मेरे हिसाब से, आपको लेनी है वासुदेव नंदन और PN पांडे, ठीक है। अगर दोनों को ले ले तो बेस्ट है। और हिंदी के लिए डेली 1 से 1.5 घंटा आपको काम करना आवश्यक है। सिलेबस देख लीजिए, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, 6 टॉपिक के प्रीलिम्स के हैं। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो पहले क्या करो, जहां पढ़ते हो ना, प्रिंट आउट निकलवा के सामने चिपका लो। आपको कम से कम पता होना चाहिए कि प्री और मेंस का आपका सिलेबस क्या है, चाहे हिंदी का चाहे जीएस का। जीएस तो वही आएगा जो आप प्री में पढ़ रहे हैं, वही मेंस में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन हिंदी की बात कर ले तो हिंदी के जो 6 टॉपिक है, 6 में से 5 तो आपके आएंगे, लेकिन एक नहीं आएगा। वो 6 टॉपिक क्या है, सिलेबस में आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए बुक आपको करनी है PN पांडे, वासुदेव नंदन। आयोग जो क्वेश्चन बनाता है वासुदेव नंदन से ही बनाता है, एग्जाम्पल्स वहां के ज्यादा आते हैं। आप वहां पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। जो डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी को दीजिए, डेली 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी को दीजिए। वासुदेव नंदन, PN पांडे, मोर प्रैक्टिस और घटना चक्र उसका लेके चलिए। आदित्य पब्लिकेशन के लिए लोग बोल रहे थे कि मैम आदित्य पब्लिकेशन भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करती, मुझे उसमें काफी जो गलतियां दिखती हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन से बढ़िया मुझे लगता है कि आप वासुदेव नंदन और PN पांडे लेके चलिए, ठीक है। और मेंस की बात करते हैं, निबंध। निबंध के लिए आपको क्या पढ़ना है, निबंध के लिए आपको पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। आपकी जीएस पे और करंट अफेयर पे पकड़ होना जरूरी है। तो हफ्ते में कोशिश करिए 1 से 2 आप निबंध लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। गद्यांश पत्र लेखन के लिए आप यूथ कॉम्पिटिशन की या एस कुमार की, हाँ एस कुमार की बुक आती है हिंदी को, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बुक मैंने आपको बता दी, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, बुक लिस्ट है, इसको फॉलो करिएगा। और इन सभी के साथ साथ आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, आपको डेली किस टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ पढ़ने के बाद रात में सोने से पहले रिवाइज, और 1 घंटा जो मेरा मानना है आप डेली प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करिए, डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। क्योंकि ARO इतना आसान नहीं रहेगा, फाइट बहुत तगड़ी रहेगी, तो तैयारी भी बहुत तगड़ी करके रहनी पड़ेगी। होप सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट इसमें से बचा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी आप सभी के। और हो सके तो अगर पहले बार फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप सो आप सभी के डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।